नमस्कार विद्यार्थियों, आज का पेपर कैसा हुआ? आई थिंक आप सभी का बहुत अच्छा हुआ होगा और वही टेस्ट पेपर का सॉल्यूशन कंप्लीट मैं लेकर आया हूँ एसएससी एग्जामिनेशन। जी हाँ, यदि आप 2024 परीक्षा को टारगेट कर रहे हो एसएससी की, तो डेफिनेटली ये पेपर आपके लिए काफ़ी फ्रूटफुल हुआ होगा। और यदि अगर इस मैथ्स के कंप्लीट पेपर को एनालिसिस में करके आपको बताऊं तो काफ़ी इजी, अप्रोचेबल और आराम से आप कर सकते हैं। दैट 25 क्वेश्चन आप 15 मिनट्स के अंदर अंदर आराम से सोल्व कर पा रहे थे। तो बेटा, जिस तरीके से सीजीएल 2023 परीक्षा आयोजित हुई थी और टायर 1 की जिसकी कट ऑफ गई, क्लियर है, सो उस कट ऑफ को देखते हुए आपको मैथ्स एंड द रीजनिंग, ये दो ऐसे सब्जेक्ट है जिसमें फुल आउट ऑफ फुल अटेम्प्ट करने ही पड़ेंगे। क्लियर है ना? इंग्लिश और जीके में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, बट मैथ्स एंड द रीजनिंग दोनों में फुल आउट ऑफ फुल अटेम्प्ट करने हैं। और जब फुल आउट ऑफ फुल अटेम्प्ट करने हैं तो किस टाइप से अपन आगे सफलता की तरफ बढ़ेंगे, क्या अप्रोच होनी चाहिए, वह आप जान सकते हैं। राजस्थान का सर्वश्रेष्ठ शिक्षण संस्थान है अनुष्का अकेडमी, यहां से आप जुड़िए, आपको सफलता सुनिश्चित मिलेगी। क्लियर है भाई? चलते हैं। संस्थान की कुछ फैसिलिटीज हैं, बेनिफिट्स है, देखिएगा हर एक जगह पर आपको दिया गया है। दे आर द अप्रोचेबल अप्रोचेस कंसेप्ट्स। देखिए, जो पेपर आपको मिला उसके आंसर की आपके सामने है, स्क्रीन पर दिखाई दे रही है आप सभी को। एक बार इसको नोट डाउन लिख लीजिए, देख लीजिए। नाउ द स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। गाइस, जो फर्स्ट क्वेश्चन था, अगर आप सपोज इस क्वेश्चन को देखते हो तो कौन से टॉपिक से था, तो आपका टॉपिक सिंपल सा यहाँ पे है, दैट इज द मेंसुरेशन 3D, सॉरी 2D। मेंसुरेशन 2D में भी ये एक रेक्टेंगल के बारे में बताया जा रहा है, और जब रेक्टेंगल के बारे में बताया जा रहा है, ठीक है गाइस, तो द ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल इज 18 सेंटीमीटर एंड इट्स लेंथ इज 16.67% मोर देन इट्स ब्रेथ। अब रेक्टेंगल की बात की जा रही है, आयत, एंड द ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल इज 18 सेंटीमीटर, ये 18 सेंटीमीटर है, ठीक है, एंड द इट्स लेंथ इज 16.67% मोर देन इट्स ब्रेथ। मीन्स ये भाई लेंथ की बात कर रहे हैं। सो लेंथ और ब्रेथ में अगर आप 16.67% को देखते हो, दैट इज 1/6। अगर ये 6 होगा तो ये कितना होगा? 7। 6 की टेबल में 18 कितनी बार आता है? 3 बार। तो 7 3 कितना हो गया बेटा? 21। तो आपकी लेंथ कितनी हो गई? 21 सेंटीमीटर। और आपसे पूछा है फाइंड द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल, इस रेक्टेंगल का एरिया पूछा है। तो 18 दूनी 36, 360 प्लस 18 दैट इज 378। एरिया of the rectangle is equal to 18 into 21 सेंटीमीटर, 378। अराउंड लाइक 2 to 3 सेकेंड्स। अगर मैं इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए आपसे पूछ कहूँ कितना टाइम लगना चाहिए था, तो 3 सेकेंड्स इज द इनफ टाइम फॉर दैट क्वेश्चन। क्लियर है गाइज? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिएगा, इफ अ ड्राइवर इंक्रीज हिज स्पीड, पर्टिकुलर ये क्वेश्चन कौन से चैप्टर से? आपका टाइम एंड डिस्टेंस। और जब टाइम एंड डिस्टेंस की बात होती है तो आपको एसटीडी तो याद आ जानी चाहिए कि जब भी डिस्टेंस निकालना है तो स्पीड इनटू टाइम होता है। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है? इफ द स्पीड इज इंक्रीजेज बाय 24%, इस स्पीड को हम 24% इंक्रीज करते हैं। क्लियर है गाइस? नाउ हाउ व्हाट परसेंटेज हिज टाइम विल इंक्रीज और डिक्रीज इफ ही हैज टू कवर 15% मोर डिस्टेंस। अगर उसने 15% ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करना है तो उसका टाइम कितना परसेंट इंक्रीज और डिक्रीज होगा? तो देखो बेटा, अगर सपोज टाइम कांस्टेंट होता, सुनना मेरी बात ध्यान से, बहुत लॉजिकल क्वेश्चन है, सिंपल सा है, आराम से बन जाएगा। अगर टाइम कांस्टेंट होगा तो 24% स्पीड बढ़ाने पे 24% ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल होता। क्लियर है? अब टाइम कांस्टेंट नहीं है, टाइम अगर इंक्रीज होता तो 24 और फर्दर इंक्रीज तो 24 से ज़्यादा आता, तो यहाँ पे टाइम में क्या हुआ होगा? कमी आई है, ये तो फैक्ट है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन तो मेरा वैसे भी खत्म हो गया। क्लियर है गाइस? सेकेंड ऑप्शन की तरफ। अब 24 से 15 के बीच का डिफरेंस देख लो आप, कितना होता है? 24 से 15, 5 4 9, 9%। तो एग्जैक्ट 9% इंक्रीमेंट हो नहीं सकता, तो 9% से ऊपर वाला आंसर भी खत्म हो गया, ये भी गया। ठीक है, सो 9% से थोड़ा सा कम आएगा, दैट इज थर्ड इज द राइट आंसर। बेटा, सब आपको सिखा रखा है, ऐसी रूल से जाओगे तो इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, बट एग्जाम में कैसे करना था वो तरीका मैंने आपको समझाया है, आप उस तरीके को फॉलो करोगे, आंसर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर है आपकी।
दैट इज सिंप्लीफिकेशन के ऊपर था। 3/8 ऑफ की जगह क्रॉस लगाओ, 6/7 माइनस 9/7 इंटू 1/3 और इसको उल्टा कर दो 3/8। 3 से 3 कैंसिल आउट, देखो 8/7 8 7 दोनों के डिनोमिनेटर है, सो 3 6 18, 18 में से 9 गया तो कितना बचा 9। सो फाइनल आंसर 9/56। जी हाँ, ऑप्शन थर्ड इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। फास्ट करना है, हर क्वेश्चन को अप्रोचेबल है, आप आराम से करते हो, है ना, कर सकते हो, आपके अंदर कैलिबर है। आप एफिशिएंसी लगाओगे तो 101% ये क्वेश्चन भी जल्दी हो जाएगा। अ बैंक गिव्स 12.5% इंटरेस्ट ऑन एन अमाउंट ऑफ 50,000। एक बैंक क्या करता है 50,000 रुपए के ऊपर 12.5% ब्याज दर से पैसा देता है, ध्यान रखना 12.5%, ठीक है। अ पर्सन डिपोजिट 50,000 इन द बैंक एंड गेट्स द इंटरेस्ट ऑफ 37500 इन एन ईयर्स। ध्यान से सुनो, बंदा 50,000 रुपया जमा कर रहा है बैंक में, करने दो, कितना ब्याज मिला उसे 37,500 रुपया उसे ब्याज मिला, ठीक है। कितने सालों में, टाइम आपसे पूछा है, समय पूछा है। अगर क्वेश्चन में कहीं मेंशन नहीं किया तो बाय डिफॉल्ट वो सिंपल इंटरेस्ट के ऊपर ही आपसे बात कर रहा है, ठीक है ना। तो सिंपल इंटरेस्ट के ऊपर बात कर रहा है, तो ये 37, देखो यार इन सब का कोई लेना देना नहीं है, तो 37.5 और 50 को अगर आप कट करोगे तो ये होता है 3/4 होता है। 3/4 का मतलब होता है 75%। अब भाई आप 75% देखोगे तो 12.5 इंटू एन के बराबर 75 है, तो एन की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इससे डिवाइड कर दो, 12.5 से डिवाइड करोगे तो 75 को कितना ना आ रहा है, बिल्कुल 6 साल। ये आ रहा है आपका आंसर, फोर्थ वन, 6 ईयर इज द राइट आंसर, नन ऑफ द अबोव, ठीक है बेटा। ध्यान रखना एन इज इक्वल टू 75/12.5। 12.5 का डबल होता है 25 और 3 गुना 25 का, तो 2 और 3 कितना हो गया 6 साल, तो ये 6 साल, ठीक है बेटा। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव अप करते हैं। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। आपसे पूछा गया परफेक्ट स्क्वायर कौन नहीं है। यार आप सबको मैंने कितनी बार सिखा रखा है, सारे स्क्वायर्स मेमोराइज रखो, ठीक है। आपने ध्यान से देखना है कि यार 89 किसी के स्क्वायर में आता है, पीछे की तरफ 09 आता है, 96 आता है, 16 आता है, यार ये तो सब परफेक्ट स्क्वायर है। अगर ध्यान से देखो तो सब परफेक्ट है, बट फिर भी अब हम अप्रोचेबल देखते हैं कि यार कौन सा नहीं हो सकता है। सो 3596 कहीं दिखा है क्या आपको आज दिन तक? मेरे को तो नहीं दिखा 3596। दिखा है क्या 3596? नहीं दिखता है, क्योंकि इसके आजू बाजू अगर देखूंगा ना, सो 3481 इज द परफेक्ट स्क्वायर। ये किसका होता है 59 का। अगला 60 का स्क्वायर कितना होता है 3600। बस एक ही आंसर होना चाहिए था मेरा, ठीक है, नहीं पूछा है नहीं, नहीं है वो बोला है, नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन किसके ऊपर है बेटा, टाइम एंड वर्क के ऊपर दिखाई दे रहा है। टाइम एंड वर्क के ऊपर दिखाई दे रहा है तो आप इस पे थोड़ा सा फोकस करो। अ वर्कर ए वर्क्स ऑन एन ओड नंबर ऑफ डेज एंड कैन मेक अ वॉल इन 15 डेज। ओड नंबर ऑफ डेज मतलब 1, पहले दिन काम कौन करेगा ए, दूसरे दिन नहीं, तीसरे दिन काम कौन करेगा फिर ए, ठीक है, ऐसा उन्होंने कहा है। एंड नाउ while worker B who works on an even number of days can demolish the wall in 20 days। demolish का मतलब क्या होता है, खत्म कर देता। अगर मैं हर दूसरे दिन, दूसरे चौथे छठे दिन काम करवाता हूं किससे, बी से, तो वो 20 दिन अकेला लेगा, उस दीवार को पूरी गिरा देगा, ठीक है ना। अब ये बोल रहा है कि आफ्टर हाउ मेनी डेज, कितने दिनों के बाद में दोनों मिलकर एक साथ उस दीवार को गिरा देंगे। बेटा जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो उसमें ध्यान रखना, पहले तो इनकी एफिशिएंसी निकालो, ए और बी की एफिशिएंसी, तो 15 ये करेगा, ये 20 करेगा, तो दोनों की एफिशिएंसी के हिसाब से टोटल वर्क कितना हो गया 60। 15 चौके 60 होता है, 20 तिया 60 होता है। अब ये डिमोलिश करने का काम कर रहा है इसलिए माइनस, बिगाड़ने का काम कर रहा है तो माइनस, बनाने का काम कर रहा है तो प्लस लगा दो, ठीक है। अगर पहले दिन काम करने मान लो ए आया तो ए से कितना यूनिट काम हुआ 4। दूसरे दिन काम करने कौन आया इवन डेज, बी आया तो बी ने कितना यूनिट काम किया 3, बिगाड़ दिया, ठीक है। फिर तीसरे दिन ओड नंबर ऑफ डेज काम करने कौन आएगा ए कितना करेगा 4। फिर इवन डेज काम करने कौन आएगा बी का कितना हो गया -3। आप देखोगे बेटा हर 2 दिनों में काम कितना हो रहा है +1 +1 +1 करके हो रहा है, ठीक है। अगर +1 +1 +1 करके आ रहा है तो हम देखेंगे 60 काम करने के लिए कितने दिन लगते, तो 1 के हिसाब से 60, तो कुछ बच्चे 120 पे जंप कर जाते। 120 ऑप्शन में दिख नहीं रहा, आप क्या करोगे, गड़बड़ हो गई ना, ऐसे नहीं देखना है, समझना भाई। ये काम करने सबसे पहले आता है 4, ठीक है ना। तो जब ये काम बना देगा तो इसको बिगाड़ने की नौबत ही नहीं आएगी ना। तो एक काम करो 60 वर्क में से 4 यूनिट ऑफ वर्क
माइनस करो तो आउट ऑफ दैट 60 अगर 4 यूनिट माइनस करोगे तो बचा कितना 56। क्लियर है? जब 56 बचा है, ठीक है, जब 50 आउट ऑफ दैट 4 यूनिट अगर ये करता है तो 60 में से 4 को माइनस कर लिया, कितना हो गया 56। 56 टू जा, अब 56 यूनिट कार्य करने के लिए कितने दिन लगते? कम से कम 112 दिन तो लगते ही लगते। जैसे ही 56वां काम हुआ, अब अगले दिन काम करने कौन आया? भाई साहब ये आए, ओड डेज आए, ठीक है ना। 112 के दिन 113वां दिन ओड होगा ना, ओड दिन काम करने कौन आया? ए जैसे आया तो इसने 4 यूनिट काम करना है एक दिन में, एक दिन और काम करवाओ, चलो 112 और एक कितना हो गया 113 दिन, और 56 प्लस 4 कितना हो गया आपका? बिल्कुल 60 काम आपका कंप्लीट हो गया। तो बी की बारी ही नहीं आई बिगाड़ने की, ठीक है, तो आपका वर्क कितने दिन में कंप्लीट हुआ? 113। इट मींस आपका आंसर कितना होना था? थर्ड। क्लियर है गाइस? अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ द कॉन ऑफ रेडियस 18 सेंटीमीटर एंड द स्लैंट हाइट इज 30 सेंटीमीटर? तो सबसे पहले जब आपको ये दिखाई दे रहा है तो आपके दिमाग में कौन की छवि दिखाई देनी चाहिए कि यार कौन दिखता कैसा है, एक फिगर उसका। दूसरा, उसकी हाइट कौन सी है, हाइट दे रखी है क्या? नहीं दे रखी है। रेडियस दे रखी है अपने को 18, हमने रेडियस ले ली। उसकी स्लैंट हाइट दे रखी 30, तो ये हाइट कितनी होगी एच? क्योंकि जब तक मुझे एच नहीं पता होगी तो वॉल्यूम कैसे निकालूंगा? क्योंकि वॉल्यूम ऑफ द कौन क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। बेटा ध्यान रखना पाई की वैल्यू को हमें सोल्व नहीं करना है क्योंकि ऑप्शन में ऑलरेडी दे रखा था। यहाँ पे ऑप्शन देखना अधिक बेनिफिशियल होता है। जब भी हम ऐसे क्वेश्चन में ऑप्शन नहीं देखते तो बहुत सारे बच्चे पाई को भी लेकर सोल्व कर देते क्वेश्चन, ठीक है, फिर देखते अरे यार पाई की वैल्यू तो दे रखी थी, तो हम ढूंढने जाते हैं कि हमारा आंसर क्या होगा। तो दोनों तरफ ध्यान रखना जरूरी है कि ऑप्शन किस फॉर्मेट में है, उस फॉर्मेट में हमें चलना जरूरी है, ठीक है। तो ये 30 है, ये 18 है, तो क्या कोई ट्रिपलेट लगती है क्या? तो मैंने इनके बीच में जो कॉमन वैल्यूज है उनको उड़ा दिया। जैसे 6 से ये 3 बार कटता है, 6 से ये 5 बार, तो 3 और 5 कौन सी ट्रिपलेट में इन्वॉल्वमेंट है? 3 4 5 वाली में। तो 6 से किया था 6 3 18, 6 5 30, तो 6 चौक 24। तो मेरी हाइट कितनी हो गई भाई? हाइट हो गई 24। ट्रिपलेट, ट्रिपलेट ध्यान रखना बोधायन, ठीक है, वन ऑफ द इंडियन मैथमेटिशियन नेम्ड बोधायन who introduced or discover a Pythagoras theorem before Pythagoras। उन्होंने क्या कहा था बच्चों? पाइथागोरस से पहले भी पाइथागोरस थ्योरम का इन्वेंशन बोधायन ने किया। क्लियर है? सो उन्होंने बताया कि ट्रिपलेट का कॉन्सेप्ट क्या होता है। ट्रिपलेट 3 4 5 हमारी ट्रिपलेट होती है, तो 18 30, तो ये 24 होगी ही होगी, मल्टीप्लायर में भी होगी, ठीक है। जैसे ही हमने यहां देखा कि ये मल्टीप्लायर में काम कर रहा है तो एच की वैल्यू रखो, चलो कितना है ये 24, आर कितना है मेरा 18 इंटू 18, बाकी तो पाई है ही है, और 1/3 है, ठीक है गाइस। सो 3 से कितनी बार कट गया? 18 टाइम्स। 18 8 से कितना होता है? 324 इंटू 8। क्लियर है? 324 इंटू 8 करोगे, 8 3 ज़ा 24 एंड 24 8 ज़ा कितना होगा? जल्दी बता दो। 8 दूनी 16, 8 चौक 32, 192 2592 पाई। सी इज द राइट आंसर। बेटा यहाँ पे आपके दिमाग में कैलकुलेशन फास्ट होनी चाहिए, बाकी आप कहीं पे भी कैसे भी रहो। ठीक है। अगला क्वेश्चन, यामिनी कैन कंप्लीट अ रेस इन 40 सेकेंड्स एट अ स्पीड ऑफ 45 किलोमीटर पर आवर। मतलब 40 सेकेंड में यामिनी इतनी स्पीड से एक रेस को कंप्लीट करती है। इफ भरत टेक्स 50 सेकेंड्स टू कंप्लीट द रेस, भरत को इसी रेस को पार करने में 50 सेकेंड लगते हैं। मतलब सिंपल सा लॉजिक है यार, द सेम रेस तो डिस्टेंस सेम है, डिस्टेंस सेम होता है तो बच्चों डिस्टेंस सेम होता है तो स्पीड जो होती है उसका इनवर्स रेशियो किसके साथ होता है? टाइम के साथ, ठीक है। तो हमसे यामिनी के लिए क्या कहा गया? यामिनी को 40 सेकेंड लगते हैं अगर उसकी स्पीड कितनी होती है, यहाँ पे टाइम की बात कर रहे हैं और स्पीड की 45 किलोमीटर पर आवर। अब भरत को कितना टाइम लगता है? 50। तो आप देखोगे यहाँ पे दैट रेशियो इज 4:5, तो स्पीड का रेशियो कितना हो जाएगा? 5:4, 5 5 जा 5 9 जा 45, 4 9 जा 36।
ठीक है, चले आगे। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर है। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर है। फ्रॉम द टॉप ऑफ अ क्लिप, भाई ये तो मेरा फेवरेट क्वेश्चन है। कहां से आया? हाइट एंड डिस्टेंस से आया टॉपिक आपका। ठीक है, हाइट एंड डिस्टेंस आप पढ़ोगे तो मजा आ जाएगा। सिंपल सा अप्रोच है। फ्रॉम द टॉप ऑफ अ क्लिफ ऑफ 60 मीटर हाई, एक 60 मीटर ऊंची क्लिफ से, 60 मीटर ऊंची है, ठीक है। द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड द बॉटम ऑफ अ टावर। अब डिप्रेशन है, इट मीन्स आप बिल्डिंग के ऊपर खड़े हो तो नीचे की तरफ देखोगे तो जो बिल्डिंग है दूसरी वाली वो छोटी होगी, बिल्कुल छोटी होगी। अब छोटी होगी तो इसके टॉप को देखोगे और इसके बॉटम को देखोगे, सो दैट एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है? ये होगा, ठीक है। जहां आपकी आंखें स्लैंट होती हैं, छोटा एंगल, बाकी दूसरा वाला बड़ा एंगल, 60 डिग्री। क्लियर है गाइस? अगेन फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। आपसे पूछे इस टावर की हाइट बताओ, ये वाली हाइट। क्लियर है गाइस? अगर ये 60 है तो ये भी कितना होगा? 60। ये 30 है, ये होगा 30। अगर बाय डिफॉल्ट आप जाना चाहो, जल्दी से आंसर देना है तो देखो मैं तरीके सारे बताऊंगा, बट एक बार के लिए चलो ध्यान से देखना। ये कितना होगा? ये 60 है तो ये कितना हो गया बेटा? 30 है ना। समझना, बहुत इजी अप्रोच है, बहुत आसान है। 30 के सामने कौन होता है? 1, तो ये कितना होता है? √3। ठीक है, अब लेकिन ये 1 नहीं है तो ये कितना हो जाएगा बेटा? 60/√3। क्लियर है? अब ये वाली हाइट आ गई अपने पास में 60/√3। तो यहाँ पे फिर इधर जाओगे, सो दैट इज 60/√3 और इसका भी 1/√3, तो ये कितना हो जाएगा? 60/3, दैट इज 20। बेटा ये वाली जो हाइट है, अगर ये 20 होगी तो बची हुई साइड्स कितनी हो गई? 40, और ये 40 है तो ये भी कितना होगा? 40 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ पे 40 मीटर, सॉरी 40 मीटर। यहाँ आपका एक अप्रोच होता है, एक कंसेप्ट होता है कि हाइट एंड डिस्टेंस में हमेशा, अगर मुझे कंसेप्ट पता है कि ये एंगल 30 डिग्री है, सामने 1 है, तो ये √3 होगा और ये 2 होगा। ठीक है, ट्रिपलेट पता होनी चाहिए, और आपको 1, 2, √3 वाली ट्रिपलेट तो अच्छे से पता है। ये 1 होगा तो ये √3 होगा, और अगर इसको आप √3 बनाओगे तो 1/√3, तो √3 कितना हो जाएगा? 3। ध्यान रखना है इसका, है ना। तो एक कंसेप्ट आप कहाँ सीखोगे? हाइट एंड डिस्टेंस में सीख लोगे। चलो आगे बढ़ते हैं। इफ x% ऑफ हाफ ऑफ 84, ये क्या कह रहा है? किसी नंबर का x% है, हाफ ऑफ 84 इज 7 टाइम्स y% ऑफ 1/4 ऑफ 48। ठीक है गाइस, तो यहाँ पे आप अगर सपोज देखोगे 2 से ये 84 कितना हो गया? 42। 4 से कितना हो गया? 1 और 2। 7 से कितना हो गया? 6। 6 से कितना हो गया? 2। तो आपके पास में आया x = 2y। x की वैल्यू हो गई 2, y की वैल्यू हो गई 1। आपसे क्या बोला है? x y से कितने प्रतिशत अधिक या कम है? तो y की वैल्यू 1 है, x की वैल्यू 2 है, तो 1 से कितना होगा? 100%। इट मीन्स आपका आंसर क्या है बेटा? सेकेंड। 2 इज द राइट आंसर। अगेन क्वेश्चन नंबर 61 की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन, द एवरेज ऑफ 27 नंबर इज 10.5, वेयर एज द एवरेज ऑफ फर्स्ट 13 नंबर आउट ऑफ द 27 इज 7, देन व्हाट इज द एवरेज ऑफ द रिमेनिंग 14 नंबर्स। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन में कहा है कि हमारे पास में कितने नंबर हैं? 27 नंबर्स हैं। ठीक है, 27 नंबर्स है और उनका एवरेज कितना है? 10.5 है। वेयर एज द एवरेज ऑफ 13 नंबर्स, इट मीन्स अगर इनमें से 13 नंबर से उनका एवरेज कितना है? नंबर्स आउट ऑफ 27 इज 7, यही बोला है ना। द एवरेज ऑफ फर्स्ट 13 नंबर्स आउट ऑफ द 27 इज 7। पहले 13 नंबर का औसत कितना है? 7 है। नंबर्स है, इन नंबर्स में अगर मैं 14 नंबर और जोड़ता हूं तो 27 नंबर हो जाते हैं, और ये 27 नंबर होंगे तो इनका एवरेज कितना हो जाएगा? 10.5। यहाँ इंक्रीज देखो कितना हुआ?
3.5, ये एवरेज में इम्पैक्ट हुआ। ठीक है, तो आपसे पूछा है कि इन 14 नंबर का औसत कितना होगा। ठीक है, बचे हुए 14 नंबर का एवरेज कितना होगा। तो सिंपल सा अप्रोच है, ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। आप इसका या ऐसे करो मल्टीपल या ऐसे करो, दैट इज 27 इंटू 3.5 एंड द 14 इंटू 7। ठीक है ना, प्लस ही है, दोनों तरफ प्लस है, तो ये हो गया 7 इंटू 14। कितने नंबर का बेटा इंक्रीज डिक्रीज हुआ टोटल। तो आप देखोगे यहाँ पे इंक्रीज डिक्रीज टोटल कितने नंबर बढ़े, 14। तो 14 में बटेगा, तो 14 से 14 कट गया, और 14 से यहाँ कट करोगे तो 4 टाइम्स, यस 3.5, 14 से कितनी बार 4 टाइम, और 27 अपॉन 4 करोगे तो 4 7 जा 28 होता है 6.75। 6.75, 7 प्लस 6.5 कितना होता है 13.75। ये बिल्कुल आसान सा अप्रोच था, आप सबने क्लास में सीख रखा है। एवरेज की क्लास में देखा होगा कि जब जब डेविएशन या वेरिएशन वाला कंसेप्ट आता है तो हमें उन क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना होता है। ठीक है, आई थिंक फॉन्ट बहुत ज़्यादा बड़ा हो रहा है। ठीक है, सो डेविएशन एंड द वेरिएशन वाला क्वेश्चन आता है तो अपने को अप्रोच क्या होती है वो पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिएगा, स्क्रीन पर है आपकी, फाइंड द फोर्थ प्रोपोर्शन ऑफ द नंबर। तो 10 का ये कितना हो रहा है बेटा, हाफ। 4 का कितना होगा, हाफ कौन है, 2। ये रहा आंसर। ठीक है, चले आगे। अगला क्वेश्चन, यामिनी एंड प्रिया स्टार्टेड अ बिजनेस। यहाँ पे पार्टनरशिप के ऊपर क्वेश्चन है, एक यामिनी है एक प्रिया है, दोनों एक बिजनेस स्टार्ट करते हैं। यामिनी इन्वेस्टेड 25,000, प्रिया इन्वेस्टेड 20,000। 25 लगाया पैसा, 20 लगाया। प्रिया लेफ्ट द बिजनेस आफ्टर 8 मंथ। इसने 8 महीने तक ही पैसा रखा, प्रिया ने 8 महीने तक पैसा रखा। नाउ क्या कह रहा है, प्रिया लेफ्ट द बिजनेस आफ्टर 8 मंथ एंड निशा ज्वाइंड द बिजनेस विद 40,000। ठीक है, निशा ने भी बिजनेस ज्वाइन किया, कितना रुपया लाकर, 40,000 रुपीज लाकर, इसका पैसा हजारों में। ठीक है, आफ्टर 9 मंथ, 9 मंथ के बाद रखा तो 3 महीने के लिए ही बची रही पैसे। इन व्हाट रेशियो द प्रॉफिट इज डिवाइडेड एट द एंड ऑफ द ईयर। बेटा देखो साल के अंदर है ना, साल के अंदर कितने महीने होते हैं, 12 महीने होते हैं। 12 महीनों में से प्रिया का पैसा सिर्फ 8 महीने तक रहा, और 9 महीने बाद कौन आई, निशा। तो 12 में से 9 महीने गए तो निशा का टाइम कितना हो गया, 3, और यहाँ पे आपने देखा 8, तो इसका पैसा पूरा 12 महीना। अब इनका रेशियो निकालना है, तो जिस वैल्यू से काटी जा सकती है 5, 5 से ये 4 बार, 5 से ये 8 बार। ठीक है, 8, तो यहाँ पे 4 4 4, 4 से 2 बार, 4 से 2 बार, 4 से ये 3 बार। अब किससे काटे जा सकता है, अब कोई भी नहीं है, तो 15 हो गया, ये 8 हो गया, और ये कितना हो गया 6। ठीक है, 15 8 6, आपका ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। ठीक है गाइस, चले आगे। अगला क्वेश्चन है आपका प्रॉफिट एंड लॉस के ऊपर, PNL के ऊपर है। ठीक है, द कॉस्ट प्राइस ऑफ 16 चॉकलेट्स, क्या कह रहा है, 60 चॉकलेट का जो कॉस्ट प्राइस है इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 24 चॉकलेट्स। ठीक है, ये कह रहा है इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ 16 चॉकलेट्स, 16 चॉकलेट्स है, उनकी जो CP है दैट इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 24 चॉकलेट्स। ठीक है, यहाँ आप देखोगे अगर इनका रेशियो 4 से कट गया 4 बार, 8 से कट करो ना, 8 दूनी 16, 8 से 3 बार, तो CP कितना हो गया 3, SP कितना हो गया 2, 1 रुपये का घाटा हो गया। ठीक है, 1 रुपये का घाटा कितने के ऊपर हुआ, 3 के ऊपर, सो 1/3 कितना होता है 33.33% लॉस। यहाँ पे हानि हुई उसे क्योंकि कम में बेचा उसने। ठीक है, अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर है। आई थिंक बहुत सारे बच्चों को थोड़ा सा अजीब सा लगा होगा कि 9 टू द पावर m इक्वल टू 7 टू द पावर n इक्वल टू 63 टू द पावर p। तो इसको कैसे सोल्व करेंगे बेटा, यहाँ पे क्या होता है, जब हम इसको लिखते हैं 9 टू द पावर m इक्वल टू 7 टू द पावर n इक्वल टू 63 टू द पावर p, यदि मैं इन सबको k एक कांस्टेंट वैल्यू के बराबर मान के चलता हूँ, तो अगर ये 9m इक्वल टू k होता है, तो मुझे बताओ 9 की वैल्यू कितनी हो गई, k की पावर 1/m। ठीक है, ऐसे ही 7 की पावर n भी किसके इक्वल है, कांस्टेंट वैल्यू k के इक्वल है, तो 7 कितना हो जाएगा, k की पावर 1/n। ठीक है बेटा, और 63 भी दे रखा है, पावर p इक्वल टू k है, तो यहाँ पे 63 का क्या लिखोगे आप, k की पावर 1/p। क्लियर, नाउ
आप सभी जानते हैं 9 इंटू 7 इक्वल टू कितना होता है 63। तो 9 इंटू 7 तो k का पावर कितना हो गया बेटा 1/m इंटू k का पावर 1/n इक्वल टू k का पावर 1/p। यहाँ पे अगर आप बेस सेम होता है तो पावर क्या हो जाती है 8 हो जाती है, आप सबको पता है। तो k इज इक्वल टू 1/p। आप इसे सॉल्व करोगे सो m प्लस n अपॉन एम एन इक्वल टू 1/p। सो p का वैल्यू कितना हो जाएगा बेटा p इज इक्वल टू एम एन अपॉन m प्लस n। सो कौन सा आंसर आपका सही है देखो, किसकी वैल्यू पूछी है एम एन अपॉन एम प्लस एन का पूछा है होल स्क्वायर, सो दैट इज इक्वल टू पी स्क्वायर। ठीक है गाइस, सेकेंड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, cos स्क्वायर ए प्लस cos स्क्वायर बी इक्वल टू 0 है, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ cot स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी। यहाँ पे आप इसे कैसे सोल्व करेंगे, अगर cos स्क्वायर ए प्लस cos स्क्वायर बी इक्वल टू 0 है तो बताएगा मुझे। कर पाओगे? देखिएगा यहां अगर आप cos स्क्वायर ए प्लस cos स्क्वायर बी इक्वल टू 0 दे रखा है, सो दैट इज 1 माइनस साइन स्क्वायर ए प्लस 1 माइनस साइन स्क्वायर बी इक्वल टू 0 है। ठीक है गाइस, अगर आप यहाँ पे सपोज दोनों को उधर ट्रांसफर करोगे तो ट्रांसफर करेंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए ठीक है 1 माइनस साइन स्क्वायर है और ये हो जाएगा आपका 2 माइनस साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी इक्वल टू 0। सो यहाँ आपको मिल गया साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी इक्वल टू कितना हो रहा है 2। मुझे बताओ साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी इक्वल टू 0 कब हो सकता है? अगर आपको ये लॉजिक पता चल जाएगा कब हो सकता है तो आपका आंसर आ जाएगा साइन ए की वैल्यू कितनी हो और बी की वैल्यू कितनी हो कि ये दोनों 2 आ जाए। हाँ जी, 1/2 1/4 रूट बिल्कुल सही है। ये आपका हो जाए 30 डिग्री और ये हो जाए 60 डिग्री। तो आप देखोगे 1/4 यहाँ से मिलेगा, रूट 3/4 तो 3/4 और ये हो जाएगा आपका 1 होगा। इस वाले केस में तो पॉसिबल नहीं है, दूसरे केस में चेक करो। देन तो अगर इसको सॉल्व करोगे आप तो इसका आंसर आएगा आपका 1। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, a माइनस बी इक्वल टू 4 है, a माइनस बी इक्वल टू 4 है, a इंटू बी इक्वल टू 2 है, देन a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी? अगर आप प्रैक्टिकली देखो कि यार कैसे मैं इसको जज कर सकता हूँ, तो a और b की वैल्यू आप क्या अज्यूम कर सकते हो, कोई ऐसी जिसको माइनस और प्लस करने पे मल्टीपल करने पे 2 आए, तो एकदम से आपको नहीं होगी। ठीक है, नहीं होगी तो किसकी वैल्यू पूछी उसने, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का पूछा है। ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। हमारे पास में ये वैल्यू दे रखी है, ये वैल्यू दे रखी है, क्या ये वैल्यू आपको पता है? नहीं पता है, तो आप a माइनस बी का होल स्क्वायर और निकालिए, दैट इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, सो इसकी वैल्यू आपको यहाँ से मिल जाएगी। नाउ a माइनस बी कितना होता है 4, 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16 माइनस 2ab इधर आके प्लस ab कितना है 2, कितना आ गया 20। सो बेटा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आई यहाँ से 20। इस जगह पर आप रखोगे 20, इस जगह पे आप रखोगे 4, यहाँ रखोगे 2, तो 20 प्लस 2 कितना हो जाएगा 22, 22 4 जा कितना होता है 88। फोर्थ इज द राइट आंसर। ठीक है, फूड वॉज स्टोर्ड, अगला क्वेश्चन है, फूड वॉज स्टोर्ड इन अ गैरेज टू फीड 500 पीपल फॉर 36 डेज। अब यहाँ पे कहा जा रहा है कि 500 लोगों के लिए किसी गैरेज में, अगर यहाँ ध्यान से करोगे ना क्वेश्चन बहुत इजी है, 500 पर्सन है उनके लिए हमने 36 डेज तक के लिए खाना रखा। सम पीपल डिड नॉट कम, कुछ आदमी नहीं आते हैं।
अगर नहीं आएंगे तो खाना ज़्यादा दिन तक चलेगा, लॉजिक है ना। एंड एज अ रिजल्ट ऑफ विच द फूड रिमाइंड फॉर 45 डेज। नाउ सी आउट ऑफ दैट 36 हमने देखा 45 डेज तक खाना चला, खाना ज़्यादा दिन तक चला, तो आदमी कम आए हुए होंगे। हमने यहाँ पे रेशियो देख लेना है, 9 से कितनी बार गया 4, 9 से कितनी बार गया 5, तो आदमियों में कमी कितनी हुई होगी, 5 से कितने हो गए 4, इट मीन्स 400 ही आदमी थे। लॉजिक समझ में आ गया ना। खाना तो उतना का उतना ही है, खाने पे थोड़ी इम्पैक्ट पड़ा, ठीक है। सो द नंबर ऑफ पीपल हु डिड नॉट कम इज, तो कितने लोग नहीं आए, नहीं आए तो दिखे अपने ना 500 की जगह 400 थे, 400 थे तो 100 जने नहीं आए, ठीक है। सेकेंड इज द राइट आंसर। क्वेश्चन का अप्रोच क्लियर रखना, क्योंकि हमें पता है वर्क इज इक्वल टू टाइम इनटू एफिशिएंसी, ठीक है। सेकेंड, इफ द रेडियाई ऑफ द two circles not touching each other are 8 centimeter and 7 centimeter respectively and the distance between the centers is 25। देखो एक सर्किल है ऐसा और दूसरा सर्किल है ऐसा, दोनों की रेडियाई दे रखी है, एक की 8 है, हमने देख लिया चलो 8 है, और एक की कितनी है 7 है, 7 है, और दोनों के सेंटर्स के बीच का डिस्टेंस कितना है 25 है, तो चलेगा। नाउ उन्होंने पूछी है फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉमन ट्रांसवर्सल टेंजेंट। ट्रांसवर्सल टेंजेंट बेटा ये ऐसी होती है, ठीक है। जब भी ट्रांसवर्सल टेंजेंट की वैल्यू निकालने के लिए कहा जाता है यार, इसकी लेंथ निकालने के लिए कहा जाता है, तो अप्रोच क्या होती है। अब यहाँ देखना, अगर सपोज मैं यहाँ पे अगर ट्रांसवर्सल टेंजेंट की लेंथ निकालने के लिए जाऊँगा, तो यहाँ पे मेरे को एक अजम्पशन लेना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ आप देखोगे दैट लेंथ ऑफ द ट्रांसवर्सल टेंजेंट डायरेक्टली 25 स्क्वायर माइनस आप कर सकते हो 8 + 7 का होल स्क्वायर, तो 25 का स्क्वायर कितना होता है 625, 8 और 7 कितना होता है 15 का स्क्वायर 225, और इसको डालोगे अंडर रूट में तो आपका आंसर कितना आएगा, ट्रांसवर्सल टेंजेंट की लेंथ 400, 400 का स्क्वायर रूट होगा 20। डायरेक्ट फॉर्मूला लगा लो, फॉर्मूला नहीं तो ट्रांसवर्सल टेंजेंट हो, डायरेक्ट टेंजेंट के बारे में अपन जब ज्योमेट्री में हमने सर्कल्स के बारे में देखा था, तो कॉमन टेंजेंट्स में एक अप्रोच देखी थी, ठीक है ना। डायरेक्ट फॉर्मूला उसका निकाल सकते हो। व्हाट विल बी द डिफरेंस बिटवीन अ सिंगल डिस्काउंट ऑफ 20% ऑन 2000। अगर मैं एक 20% का डिस्काउंट दूंगा 2000 पे और दो 10% के डिस्काउंट दूंगा सक्सेसिव, तो यहाँ पे देखो दो सक्सेसिव डिस्काउंट देना मतलब -10 -10 + 10 × 10/100, तो रिजल्टेंट कितना होगा 19%, और ये कितना हो गया 20%। डिफरेंस कितना है दोनों के बीच में 1%। 1% किसका 2000 रुपये का, 2000 रुपये का 1% कितना होता है 20 रुपया, तो वही पूछा उन्होंने, अंतर पूछा था, डिफरेंस, ठीक है। अब नेक्स्ट बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लोवेस्ट अमंग देंगे, इनमें से कौन सी सबसे छोटी है। सो 5/9 कितना होता है 0.55, ठीक है। 32/70 कितना होता है, तो एक काम करो इससे 7 से डिवाइड कर दो, ठीक है। तो 7 चौक 28.4 आएगा, समथिंग कुछ आएगा। 59% कितना होता है 0.59 होता है, और 12/20 कितना होता है 0 और 2 से जाएगा तो 0.6 आएगा। क्लियर है। सो इनमें से कौन सी सबसे कम है, सबसे कम बोला है तो छोटी, छोटी मतलब 32.70 इज द लोवेस्ट वन, ठीक है। 32/70 इज द लोवेस्ट वन, सबसे छोटा है, ठीक है। आगे की तरफ बढ़ते हैं, ये कह रहा है 10x + cot 60 डिग्री + 6x कितना होता है। बेटा मैंने आपको अच्छे से समझा रखा है कि जब जब 10x 10a = cot b हो, ये कब पॉसिबिलिटी है कि यार ये दोनों इक्वल हो जाए। इक्वल हो जाए तो आप क्या सोचोगे, ये इधर आएगा भाई साहब, उठ के इधर जाएगा, ऐसे करेगा, कुछ ना कुछ तो करेगा। तो यहाँ पे जब जब ये चीज़ें होती है, एंगल्स की बात होती है, सो नाउ दे आर द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हो तभी ये पॉसिबल होता है ना, दोनों कॉम्प्लीमेंट्री हो। क्योंकि कोट की जगह आप क्या लिख सकते हो 10 90 - b = 10a, और इन दोनों 10 10 है तो a = कितना हो जाएगा 90 - b। सो a + b मतलब दोनों एंगल का सम कितना होना चाहिए 90 होना चाहिए। सी अगर ये 10 और ये कोट होता है तो x + 60 + 6x 60 डिग्री + 6x = 90 डिग्री। अब यहाँ पे देखोगे x और 6x कितना हो गया 7x, 90 - 60 कितना हो गया 30 डिग्री। 30 डिग्री तो x का वैल्यू कितना होगा 30 डिग्री / 7। ऑप्शन दिखाई दे रहा है आपको, फर्स्ट इज द राइट आंसर, सारा क्लास में पढ़ा रखा है। नेक्स्ट ABCD EF इज द पैरेलल टू BC, एक ट्राइंगल है, त्रिभुज है। आप अगर सपोज ज्योमेट्री में एक थ्योरम आती है थेल्स थ्योरम, ठीक है,
कक्षा 9th में आपने पढ़ी होगी, मिड पॉइंट थ्योरम भी पढ़ी होगी, बस उसी का कॉन्सेप्ट है। एक ट्राइंगल एबीसी है, EF इज द पैरेलल टू BC, EF जो लाइन है वो पैरेलल है किसके, BC के, ठीक है। AE की लेंथ है 4 सेंटीमीटर, EB की लेंथ है 8, ठीक है, AF की लेंथ है 6, और इसकी लेंथ अपने को तो इसकी लेंथ निकालनी पूरे की, यहाँ से यहाँ तक की, ठीक है गाइस। तो समझना, जब भी अगर सपोज ये लाइन इसके पैरेलल होती है ना, तो हम इस साइड से AE से AB का जो रेशियो होता है वो AF से AC के बराबर होता है, ठीक है। तो 8 और 8 और 4 कितना होता है, 12, तो 4 का 3 गुना हो रहा है, तो 6 का 3 गुना कितना होता है, 18, मतलब ये आपका आंसर है 18 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन है स्क्रीन पर, द फॉलोइंग चार्ट शोज द ओवरऑल ट्रांजेक्शन, मतलब हजारों में यहाँ पे ट्रांजेक्शन, डिपॉजिट से विड्रॉल है ऑफ कैश इन द मंथ ऑफ अप्रैल, मई, जून, जुलाई, ठीक है, स्मॉल टाउन बैंक। एग्जामिन द फॉलोइंग क्वेश्चन, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे पूछा गया है द टोटल विड्रॉल इन ऑल मंथ इज व्हाट परसेंटेज ऑफ द टोटल डिपॉजिट इन ऑल मंथ, ठीक है बेटा। तो डिपॉजिट कितना कितना पैसा है, तो डिपॉजिट अगर आप देखोगे तो 45, 50, 10, और ये आपका हो गया 60, 60, 70, 120, 120 और 45 आपका कितना हो गया 165, तो आपने डिपॉजिट किया। विड्रॉल कितना किया 30, 60, 60 और ये कितना हो गया 40, 100, 100 और 20 कितना हो गया 120, ठीक है। द टोटल विड्रॉल इन ऑल मंथ इज व्हाट परसेंटेज ऑफ द टोटल डिपॉजिट, मतलब उल्टा है इसका, है ना। सो 120 विड्रॉल है, 165 डिपॉजिट है, ये परसेंटेज आपको निकालना है इंटू 100। अगर आप परसेंटेज निकालते हो लगभग देखते हो इसको, तो ये 3/4 दिखाई दे रहा है मुझे। 3/4 कितना होता है 75%। अगर ये 160 होता तो 3/4 होता, बट हमने डिनोमिनेटर को थोड़ा सा बढ़ा दिया, तो 75% से थोड़ा सा आंसर आपका कम आना चाहिए। कम आना चाहिए मतलब 72.72% इज द डिनोमिनेटर बढ़ेगा 4, 3/4 कितना होता है 1/60 होता है, 75%, यस 72.72% इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन का आंसर है द सम ऑफ द एवरेज ऑफ द डिपॉजिट इन द मंथ ऑफ अप्रैल, मई एंड जून एंड विड्रॉल इन मंथ मई, जून एंड जुलाई। द सम ऑफ द एवरेज ऑफ द डिपॉजिट्स, अब देखो डिपॉजिट अप्रैल, मई, जून, अप्रैल, मई एंड द जून, तो जुलाई का डिपॉजिट कितना था 60, 165 में से 60 हटा लो तो 105, 105/3 कितना हो गया 35, ठीक है, ये एवरेज हो गया। नाउ विड्रॉल कितना है, विड्रॉल हमारा 120 था, 120 में से कौन कौन से मई, जून, जुलाई, मई, जून, जुलाई, तो इसका डिपॉजिट हटा दो 30, तो 90 हो गया, 90 का एवरेज आ गया 30, दोनों का डिफरेंस कितना आ गया 5। उसका क्या पूछा है, विड्रॉल इन मंथ, द सम ऑफ द एवरेज ऑफ डिपॉजिट्स इन द मंथ ऑफ अप्रैल, मई, जून, अप्रैल, मई, जून, जून में डिपॉजिट 45, 50, 95 और 10, 105, ठीक है, उसका एवरेज कितना हो गया 35। अगेन यहाँ पे देखा डिपॉजिट्स, ये डिपॉजिट्स है, विड्रॉल का कितना है, विड्रॉल है मई, जून, जुलाई, मई, जून, जुलाई, विड्रॉल 30, 40, 70, 70 और 20, 90, 90 का एवरेज कितना आ गया 30, एंड विड्रॉल इन मंथ मई, जून, जुलाई, ठीक है। द सम ऑफ द एवरेज ऑफ डिपॉजिट्स, सम पूछा है तो 65 है, सॉरी मैं डिफरेंस निकाल दिया, ठीक है। चलिए इसी तरीके से आपके सारे क्वेश्चन जो 25 के 25 क्वेश्चन थे CGL में पूछे गए हैं एग्जाम में, वह सारे के सारे मैंने आपको क्लियर करवाए हैं। बहुत फास्ट था लेकिन क्वेश्चन बहुत इजी था, क्वेश्चन पेपर आप आराम से सोल्व कर सकते थे। 21, 22, 23 अगर आपने अच्छे से सिलेबस घोट रखा है तो 24, 25 इजीली आप अटेम्प्ट कर सकते थे 15 मिनट्स में, ठीक है बच्चों। थैंक यू सभी को। बट सॉल्यूशन एक एक करके आप अच्छे से समझिए, सीखिए और उन अप्रोचेस को देखिए। जहाँ जहाँ आपको लगता है कि ये क्वेश्चन मेरे को एकदम से क्लिक नहीं हुआ तो उस पर्टिकुलर चैप्टर को आप थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग बनाइए, ठीक है। जहाँ जहाँ कंसेप्ट होते हैं, देखो हर बार हर क्वेश्चन के साथ में सारे कंसेप्ट आपको क्लियर नहीं करवा सकता हूँ, तो चैप्टर वाइज आपको कंसेप्ट को क्लियर करने ही पड़ेंगे और वह कंसेप्ट जब क्लियर होंगे तो आप आसानी से आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। थैंक यू सभी को, थैंक यू।